बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए की फ़र्स्ट पोइम है लेजर, और इसको लिखा है विलियम हेनरी डेविस ने, जिसको बाज़ दफ़ा WH डेविस भी जो है वो शॉर्ट करके लिखा जाता है। तो इसको हम आज कोशिश करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की कि इसके अंदर क्या बात की गई है। और दूसरी बात ये है कि ये एक शॉर्ट सी और बिल्कुल आसान लैंग्वेज के साथ लिखी गई पोइम है, और इस पोइम को सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोनेट इनफैक्ट जो है 14 जो वर्सेस की पोइम होती है उसको सोनेट कहते हैं। आप इन शॉर्ट ये आप याद रख सकते हैं, और आप जब इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह कर रहे हैं या इसकी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हो कि इट्स अ ब्यूटीफुल सोनेट रिटन बाय द विलियम हेनरी डेविस। तो एक डिफरेंट छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको जो है वो हेल्प करते हैं किसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के अंदर। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले वो क्या बात कर रहा है यहाँ पे। वो कहता है वट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। यहाँ पे वो क्वेश्चन से इनफैक्ट स्टार्ट कर रहा है, सवाल कर रहा है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। केयर की मुराद यहाँ पर जो होगा वो परेशानी है। नीचे इसके मीनिंग वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वो पूछता है यहाँ पे कि ये ज़िंदगी क्या होगी या ये ज़िंदगी क्या है इफ़ फुल ऑफ केयर्स, अगर ये केयर से भरी हुई है, अगर इसके अंदर परेशानियां हैं। केयर का लफ्ज़ी मतलब तो वैसे होता है किसी की यानी केयर करना, ये अटेंशन मुराद आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ मुराद होगा वरीज़। यानी केयर का मतलब होगा वरीज़, परेशानियाँ, कोई फिक्रें किसी चीज़ के बारे में, फ़िक्रमंद रहना ज़्यादा। तो वो कहता है कि ये ज़िंदगी क्या होगी अगर ये परेशानियों से भरी हुई है और हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम थोड़ी देर रुक जाएं। स्टैंड का मतलब रुक जाना, एंड स्टेयर और कुछ गौर व फिक्र कर लें, तो वो हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है यहाँ पर। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो इनफैक्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि ये किस तरह की ज़िंदगी होगी अगर इसके अंदर फ़िक्रें ही फ़िक्रें हैं और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम थोड़ी देर ठहर कर गौर व फिक्र कर लें और अपनी ज़िंदगी की उन लम्हात को एंजॉय कर लें जो कुदरत ने हमारे लिए बनाए हैं। तो वो यहाँ पर ये कहना चाहता है। इनफैक्ट एक्चुअली ही इज़ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द मॉडर्न मैन, कि जो ज़िंदगी वो जी रहा है, ही इज़ वेरी बिजी in the materialistic pursuits of life, and he is not paying attention to the natural phenomena that the God has created for him। यहाँ वो बात ये करना चाह रहा है यहाँ पे कि कुदरत ने, खुदा ताला ने इंसान के लिए कुदरत का एक बेहतरीन शाहकार जो है इंसान के लिए बनाया है कि वो उसको देखे और उसमें गौर व फिक्र करे, लेकिन वो यहाँ पर जो है वो उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देता है, और वो अपनी लाइफ को इतना उसने बिज़ी कर लिया है कि वो ज़िंदगी के जो मटेरियलिस्टिक परसूट्स हैं उनको फुलफ़िल करने में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। तो ये इनफैक्ट यहाँ पर जो पोइट है वो मॉडर्न जो लाइफ है उसके ऊपर तंज कर रहा है। तो ये बात समझ लग गई होगी, और मीनिंग वगैरह भी यहाँ पे आपको समझ लग गए होंगे। यहाँ पे उर्दू में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश के अंदर भी हैं। तो आगे हम नेक्स्ट लाइन्स पे चलते हैं। आगे वो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। बो कहते हैं शाख, टहनी, दरख्त वगैरह की जो होती है, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर कॉज, कि उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो दरख्तों की शाखों के नीचे रुक जाए और थोड़ा गौर व फिक्र कर ले, उतना गौर व फिक्र कर ले जितना कि भेड़ें या गायें कर लेती हैं। तो यहाँ पे इनफैक्ट जो पोएट है वो कंपेयर कर रहा है उस मॉडर्न मैन को जानवरों के साथ, कि जो मॉडर्न लाइफ है उसके अंदर इंसान किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा है कि जानवर से भी बदतर हो गई है। कि जो जानवर हैं उनके पास भी जो है इतना वक्त है, जैसे कि शीप एंड काउज हैं, मीन्स के भेड़ें या गायें हैं, तो उनके पास भी इतना वक्त है कि वो दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े हो जाते हैं और वो कुदरत के इन मनाजिर से एंजॉय करते हैं। लेकिन इंसान जो है मॉडर्न दौर का, उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो इन दरख्तों की शाखों के नीचे खड़ा हो जाए और अपनी इस लाइफ को जो है वो थोड़ा गौर व फिक्र कर ले। उसके पास इतना टाइम नहीं है। मीन्स द मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू स्टैंड अंडर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री इन ऑर्डर टू एंजॉय द ब्यूटिफुल फिनोमेना ऑफ द नेचर द गॉड हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड फॉर मैन। उसके लिए जो उसने बनाया है उसको वो एंजॉय कर सके। ही हैज़ नो such times because he is too much busy in the materialistic pursuits of life। कि ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, जिसकी वजह से वो इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करता है। तो बोज, ब्रांचेस, लिम्स, शाखें, ये इसके मीनिंग होंगे। और ये जो मीनिंग होते हैं ऑब्वियसली जब आप एक्सप्लेन करोगे इसको, तो एक्सप्लेन करते वक्त आपको ये जो जितने आपके पास सिनोनिम ज़्यादा होंगे, वर्ड ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए आसानी रहेगी।
नेक्स्ट लाइन्स के अंदर वो बात कर रहा है, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। वो कहता है कि इतना भी टाइम नहीं है कि हम देख लें। यहाँ बड़ा ब्यूटीफुली उसने लेफ्ट सी इस्तेमाल किया है, स्टेयर इस्तेमाल नहीं किया। जैसे आप जानते हो कि सी और लुक में फ़र्क होता है। ये सी का मतलब होता है यानी आम आँख से, यानी जो अंधा नहीं है तो वो देख सकता है, तो उसे कहते हैं सी। वी कैन सी, यू कैन सी, एवरी वन कैन सी। तो जो आंखें हैं उसके पास, यानी वो अंधा नहीं है तो वो देख सकता है। तो यहाँ पे बड़ी एक यानी सख्त तंज के साथ उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सी का। स्टेयर तो होता है किसी चीज़ पर गौर व फिक्र करना, जैसे लुक होता है तो उसका मतलब होता है गौर से देखना। तो यहाँ पर उसने सी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इन फैक्ट वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि द मॉडर्न मैन इज़ जस्ट लाइक अ ब्लाइंड पर्सन, कि एक ऐसा है जैसे एक अंधा शख्स होता है कि उसको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। तो सख्त अल्फाज के साथ इनफैक्ट यहाँ पर उसने बात की कि नो टाइम टू सी व्हेन द वुड्स वी पास, कि जब हम जंगल से गुजर रहे हैं। वुड्स का मुराद यहाँ पर होगा जंगल। तो वुड्स वी पास कि जब हम किसी जंगल से गुजर रहे हैं तो हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम थोड़ी देर उसको देख लें, तो हमें तो नज़र ही नहीं आता है वो। वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, के जहाँ पर गिलहरियाँ जो हैं उन्होंने नट्स, वो जो अखरोट वगैरह होते हैं वो उन्होंने छुपा रखे हैं घास के अंदर, तो हम तो उनको भी गौर व फिक्र नहीं करते कि ये भी एक कुदरत का ही एक नमूना है। इनफैक्ट वो यहाँ पर बात करना चाहता है कि व्हेन वी आर नियर द नेचर वी डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, कि हम कुदरत के करीब भी हों तो हमें वो चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आती हैं। और स्क्वेरल्स का यहाँ पे भी बड़ा ब्यूटीफुली यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। स्क्वेरल्स इन फैक्ट आर द सोर्स ऑफ ग्रोइंग द नट ट्रीज़, क्योंकि ये क्या करती हैं कि अखरोट जो होती हैं इसको ये छुपा देती हैं घास के अंदर। तो ये जब छुपा देती हैं तो वही फिर बाद में ग्रो करता है, तना बनता है और एक दरख्त बनता है। तो ये उसके स्प्रेड करने में हेल्प कर रही हैं जो स्क्वेरल्स हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर हमें ये भी चीज़ मिलती है। दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि जब हम जंगल से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर, यानी जंगल से मुराद यहाँ पर कुदरती मनाजिर ले सकते हैं, तो उससे जब हम गुजर रहे हैं तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इस चीज़ को देख सकें क्योंकि हम बिजी हैं। नेक्स्ट लाइन्स के अंदर वो बात कर रहा है, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, कहता है कि हमारे पास तो इतना भी वक्त नहीं है। यहाँ फिर उसने सी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन द ब्रॉड डे लाइट, कि दूर तक फैली हुई दिन की रोशनी को भी हमें नज़र आए, हमें तो वो भी नज़र नहीं आती। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, कि इस दिन की दूर तक फैली हुई रोशनी में हमें नज़र नहीं आता स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, कि वो नदियाँ जो सितारों से भरी हुई हैं। लाइक स्काईज एट नाइट, बिल्कुल इस तरह जैसे कि आसमान पर सितारे होते हैं। यहाँ पे भी उसने बड़ा एक ब्यूटीफुली यहाँ पे लाइंस को जो है वो यहाँ पे एडजस्ट किया है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे एक बात कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, के दिन की रोशनी में स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, कि दिन की रोशनी में सितारों से भरी हुई नदियाँ, कुछ समझ नहीं आता। कि चलो रात हो तो हम ये कह सकते हैं कि चलो सितारे हैं तो उनकी रिफ्लेक्शंस पड़ रही होगी तो उसने उसको कह दिया होगा। लेकिन यहाँ पर वो जो स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स की बात कर रहा है, इनफैक्ट वो कहना चाहता है कि जब सूरज चमकता है तो उसकी रोशनी जो है वो जब पानी पर पड़ती है तो एक रिफ्लेक्शन पैदा होती है और उसमें एक चमक पैदा होती है, स्पार्कलिंग जो प्रोड्यूस करती है। तो वो जो स्पार्कलिंग स्पॉट्स होते हैं इनफैक्ट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर in the streams, the poet actually calling those spots like stars, वो उनको स्टार्स कह रहा है कि वो चमक पैदा करते हैं। तो वो ऐसे लगता है जैसे रात को सितारे आसमान पर चमकते हैं, तो उन नदियों में ऐसे महसूस होता है जैसे कोई सितारे हैं जो चमक रहे हैं। तो यहाँ पे वो ये बात कहना चाहता है कि इट्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल फिनोमेना दैट द सन इज शाइनिंग ब्राइटली एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टार्स इन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स, and it is because of the light that is falling over the surface of the water in the streams, and it's a very beautiful scene, but man pays no attention to it because he is very busy in his materialistic pursuits. तो अपनी डे रूटीन के अंदर वो बिजी रहता है जिसकी वजह से उनको वो तवज्जो नहीं दे पाता है। तो ये वो बात यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो इसके अंदर और कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं है। ब्रॉड जिसका मतलब यहाँ पर फार रीचिंग यानी एक बड़ा होगा, और यहाँ पर परेशानी यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे बिग है, इसको मैं अभी आप रहने दीजिए। यहाँ पर यानी बिग होना है, बड़ा। और उसके बाद जो है वो स्ट्रीम्स का मतलब है वाटर कोर्स यानी नदियाँ। तो एक तो ये चीज़ आपने देख लेना, यानी ब्रॉड का मतलब है बड़ा।
तो फार रीचिंग यानी दूर तक फैला हुआ, स्प्रेड ऑल ओवर यानी दूर दूर तक फैला हुआ जो है एक रोशनी जो है उसको वो यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये आपको समझ लग गया होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट हम बात करें तो उसमें वो बात करता है कि नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। तो यहाँ पे उसने इनफैक्ट जो नेचर है उसको उसने ब्यूटी कहा है और उस ब्यूटी को उसने पर्सोनिफाई किया है। तो इनफैक्ट इन लाइंस के अंदर जो पोएट है वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन के ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए, इसके ऊपर प्रोबेबली शायद क्वेश्चन भी आपकी बुक के अंदर आखिर पे दिया हुआ है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि लिविंग जब कोई भी ट्रेट्स होते हैं या खूबियाँ होती हैं, जब उसको हम नॉन लिविंग के साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि एक प्रोबेबली शायद किसी पोइम का ही हिस्सा है जिसमें एक शायर है वो कहता है कि ओ डेथ यू आर क्रूअल। तो ये तो एक एब्स्ट्रैक्शन है, यानी डेथ जो है वो कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है या कोई लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन ये है कि पोएट जो है वो शायरी के अंदर इस तरह की इस्तिलाहात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वो डेथ को कॉल करते हुए जैसे वो कह रहा है कि यू आर क्रूअल, क्रूअल का मतलब है कि जालिम, उसको जालिम कह रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है उसको ब्यूटी का नाम दिया गया है नेचर को, कि जिसको इंसान जो है वो मिस कर रहा है लैक ऑफ टाइम की वजह से। और लैक ऑफ टाइम उसने खुद से बनाया हुआ है कि जो उस चीज़ को टाइम देना चाहिए वो उस चीज़ को टाइम नहीं देता है, और जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी की सारी ज़िंदगी लगा दी और उसका हासिल कुछ नहीं। वो क्या उसका एक बड़ा एक जुमला है शायद किसी का, वो कहते हैं कि टके की आमदनी नहीं है, मिनट का टाइम नहीं है और टके की आमदन नहीं है, कि टाइम हमारे पास है नहीं और आमदनी भी हमारे पास नहीं है। तो ये एक इसी तरह की कुछ सिचुएशन ऑलमोस्ट चल रही होती है। तो यहाँ पे वो यही उसने तंज किया है। इनफैक्ट वो कहते हैं नो टाइम टू टर्न एट द ब्यूटीज ग्लैंस, कि उसकी झलक, ग्लैंस कहते हैं झलक को, यानी ग्लिम्स, लुक, यानी ब्यूटीज ग्लैंस। ब्यूटी यहाँ पर मुराद नेचर, उसको उसने ब्यूटी कहा है और ब्यूटी से मुराद यहाँ पर इनफैक्ट वो वुमेन मुराद लेना चाह रहा है। तो वो कहना ये चाहता है कि द नेचर इज डांसिंग लाइक अ वुमेन एंड शी इज़ टू मच ब्यूटिफुल एंड हर फीट्स आर डांसिंग ओवर देयर बट नो बडी पेज अटेंशन टू हर। उसको कोई देख ही नहीं रहा है, कोई गौर ही नहीं कर रहा है। तो ये वो यहाँ पर बात कहना चाहता है। और फिर आगे वो नेक्स्ट लाइन्स के अंदर जो बात कर रहा है वो कहता है नो टाइम टू वेट, इतना भी वक्त नहीं है कि हम ठहर जाएं, थोड़ा इंतज़ार कर लें। टिल हर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन, कि इतना भी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम थोड़ा इंतज़ार करके ये देख लें कि जो स्माइल, जो उसकी हैप्पीनेस थी या जो उसकी खुशी थी, जो उसकी आंखों से शुरू हुई थी और अब उसके मुंह पर, यहाँ मुंह से मुराद यहाँ पर होंठ होंगे, लिप्स, कि अब जो उसकी आंखों से शुरू हुई थी और अब उसके होंठों पे आ चुकी है, फैल चुकी है, एनरिच हो गई है, इम्प्रूव, एनहेंस, बढ़ना। तो यानी आंखों से शुरू हुई और एनरिच यानी बढ़ते बढ़ते उसके होंठों तक आ गई। उस स्माइल को भी हम तो नहीं देखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और वो कहता है कि हम थोड़ा सा वेट कर लें। और वो यहाँ पे इनफैक्ट ये कहना चाहता है कि बहुत थोड़ा वक्त लगता है, आंखों से जो खुशी शुरू हुई उसका होंठों तक आने में बहुत थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमने ज़रा भी इंतज़ार नहीं किया कि हम उस खुशी को भी महसूस कर लेते, बिकॉज वी हैव नो टाइम। तो थोड़ा वक्त भी इंसान के पास नहीं है। और आखिरी लाइन्स के अंदर जो है वो यहाँ बात कर रहा है, अ पुअर लाइफ दिस if full of care we have no time to stand and stare। वो कहता है कि ये तो गरीब एक ज़िंदगी है अगर ये परेशानियों से भरी हुई है और हमारे पास रुकने और गौर करने का अगर वक्त नहीं है। इनफैक्ट इन लास्ट लाइन्स ही इज़ ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन, एक्चुअली इन द फर्स्ट टू लाइन्स ही आस्क द क्वेश्चन। अगर आप उसको गौर करो तो यहाँ पे उसने एक सवाल पूछा कि व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। और ये दो बार उसने इस्तेमाल किया, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये इसका इनफैक्ट आप कह सकते हो कि थीम ऑफ द पोएम है। स्टैंड एंड स्टेयर इज द थीम ऑफ द पोएम। तो व्हाट इज दिस लाइफ ए फुल ऑफ केयर, यहाँ वो क्वेश्चन कर रहा है। तो आखिरी जो लाइंस हैं उसके अंदर वो कह रहा है, अ पुअर लाइफ दिस इज ए फुल ऑफ केयर, कि ये तो गरीबों वाली ज़िंदगी है, तो गरीब ज़िंदगी है। इसको तो हम ऐसी ज़िंदगी नहीं कह सकते कि जो अमीरों वाली ज़िंदगी हो, कि ऑल दो कि आप के पास पैसा है या हमने पैसा कमा लिया, हम वहाँ पे आप कह सकते हो कि मटेरियली हम मटेरियलिस्टिक तौर पर हमारे पास पैसा पूसा है उसके अंदर, लेकिन हम स्पिरिचुअली तौर पर गरीब हैं, यानी रूहानी तौर पर जो है वो हमारे पास
غربت ہی ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ ہم قدرت سے دور ہیں، ہم نیچر سے دور ہیں، تو وہ کوئی زندگی لائف نہیں ہے۔ تو انفیکٹ وہ ایسی زندگی کو لائف ہی نہیں کہتا ہے جو شاعر ہے۔ تو یہ تھی جی پوئم اس کے اندر، امید ہے آپ کو اس کے اندر سمجھ لگ گئی ہوگی۔ باقی کوئی کوشچنز وغیرہ ہو تو آپ اس کو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ جو باقی لیکچرز ہیں وہ بھی اپڈیٹ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو ملٹی پیڈیا کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اس کو آپ لائک کر لیں، شیئر کر لیں دوسروں کے ساتھ۔ اگر آپ کو اچھی نہیں لگی اس کو آپ کر دیجیے گا ڈس لائک، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔